हेलो एंड वेलकम, दिस इज डॉक्टर आकृति और आप हैं मेरे साथ दीक्षांत आईएएस पे। हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। जल्दी जल्दी से सब लोग आ जाइए, फटाफट से जुड़ जाइए ताकि हम फिजिक्स की कार्यवाही आज से शुरू कर दें। सो गुड इवनिंग टू ऑल, वेरी वेरी गुड इवनिंग। हमने बहुत ही टाइम लेकर बेहतरीन तरीके से केमिस्ट्री खत्म कर लिया है, बायोलॉजी खत्म कर ली है ना। सबसे पहले सफर हमारा हमारा जो सफर था वो शुरू हुआ था बायोलॉजी से। उसके बाद हमने केमिस्ट्री कंप्लीट की। आज से हम फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। आज से हम फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल क्लास 6 से, है ना। शुरुआत हमने केमिस्ट्री की भी ऐसी की थी, बायोलॉजी की भी ऐसी की थी। 6th, फिर 7th, फिर 8th, फिर 9th, फिर 10th। ओके, आपके पास अगर 6 स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी होगी तो आप देख सकते हैं बहुत ही बेसिक सी चीजें दे रखी हैं, है ना। आपके अराउंड 4 चैप्टर्स हैं इसमें। सबसे पहले मोशन के बारे उन्होंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है। मैं थोड़ा सा आपको ओरिएंटेशन बता दूं, मोशन के बारे एक थोड़ा सा बताया है ना। मोशन के बाद फिर जो इनका नेक्स्ट चैप्टर है वो उन्होंने किसके बारे बताया है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे बताया है, फिर मैग्नेट के बारे बताया है ना। तो मोशन, इलेक्ट्रिसिटी के बारे बताया है, मैग्नेट के बारे बताया है, और बीच में एक और चैप्टर है जिसमें इन्होंने लाइट के बारे, लाइट के रिफ्लेक्शन, शैडो कैसे बनता है, इसके बारे में बातें बताई हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपके 6 स्टैंडर्ड में ये 4 चैप्टर्स हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि आज के क्लास में हम पूरा 6 स्टैंडर्ड का फिजिक्स कंप्लीट कर लें। उसका रीजन मैं आपको बता दूं, बहुत बेसिक सी चीजें हैं, इसमें से ऐसी कुछ भी मुश्किल चीज नहीं है। मतलब जब हम पढ़ रहे होते हैं, आप सब थोड़ा बहुत फिजिक्स पढ़ते ही आए होंगे, है ना। तो अगर आप इनको देखें तो ये इतनी बेसिक सी चीजें हैं कि मुझे नहीं लगता कि एक क्लास से ज्यादा टाइम 600 पे देना थोड़ा सा भी कहीं से भी फायदेमंद है। तो मेरी कोशिश यही रहेगी, क्योंकि बेसिक बातें हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, एक्टिविटीज हैं। आपको मैंने एनसीईआरटी की ओरिएंटेशन क्लास में ही बताया था कि हमें एक्टिविटीज, सारी एक्टिविटीज करके पढ़ के टाइम नहीं बर्बाद करना, है ना। क्योंकि हम स्कूल का एग्जाम नहीं दे रहे, हम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, अपनी नींव मजबूत करने की, है ना। तो आपको पूरी थ्योरी का पेपर नहीं लिखना, आपको अपना बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करना है। तो अगर उन एक्टिविटीज में से कुछ जरूरी पॉइंट होगा तो हम उसको कवर करते हुए चलेंगे। एल्स हमको सिर्फ मेन फोकस करना है जो कॉन्सेप्ट ये बुक बता रही है उस पे। ठीक है, उसी को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि हमारा 1 घंटे की क्लास काफी होगी 6 के लिए। देख लेते हैं, बच जाएगा तो नेक्स्ट क्लास में कोशिश मेरी रहेगी कि आज कंप्लीट कर दें। ठीक है, तो पहला चैप्टर है आपका मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, यानी गति के बारे बात कर रहा है और दूरियों के मापन के बारे बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें से आज तक जो है, अभी तक इसमें बहुत बेसिक से सिंपल सी बात बता रखी है इन्होंने क्या कहा है कि जब भी दूरियों को नापना शुरू करते थे पहले के टाइम में, है ना, पहले के टाइम में डिस्टेंस को नापना शुरू करते थे तो कैसे नापते थे, है ना। उस समय कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होता था। कुछ लोग कहते थे इतनी फुट दूर है ना, या 1 हाथ की लंबाई है ना, 4 हाथ की लंबाई दूर है। इस तरह से कई बार आप लोगों ने सुना होगा, आम भाषा में हम लोग डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही साइंस ने और तरक्की की तो रियलाइज किया गया कि भाई एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, सब कुछ को मेजर करने का, नापने का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, और इसीलिए एसआई सिस्टम का प्रयोग में लाया गया। एसआई सिस्टम प्रयोग में इसीलिए लाया गया, है ना। चलिए, तो इसके बारे में फिर इन्होंने बात की है कि आपके पास एक स्केल है, आप उसको किस तरह से लंबाई नापने के लिए आप उसको इस्तेमाल करेंगे, और ये सारी बातें। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, मुद्दे की बात देखते हैं कि चैप्टर में मुद्दे की बात क्या है। तो एक्चुअल में चैप्टर में मुद्दे की बात क्या है, मोशन की बात है। तो थोड़ा सा मैं आपको पहले समझा दूं मोशन के बारे और रेस्ट के बारे, है ना। पहले थोड़ा मैं आपको ये चीजें समझा दूं, क्योंकि अगर यहाँ पे समझ लेंगे तो जब हम 8th वगैरह की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वो चीजें आपको थोड़ी ईजी हो जाएंगी। ठीक है, क्या है मोशन, क्या है रेस्ट, है ना। पहले तो हम इस मेन मुद्दे पर फोकस करते हैं। ठीक है, हम कहेंगे कोई चल रहा है, कोई मूव कर रहा है तो वो मोशन में है ना। या अगर मैं स्थिर खड़ी हूं इस समय तो आप क्या कहोगे, मैम आप रेस्ट में हो, है ना, आप रेस्ट में हो, आप मूव नहीं कर रहे। ठीक है, बट अगर मैं धरती के हिसाब से देखूं तो धरती तो मूव कर रही है ना, पृथ्वी जो है वो तो मूव कर रही है। तो क्या मैं रेस्ट में हुई या क्या मैं मोशन में हुई। ठीक है, दूसरा सवाल आपके सामने, आप अपने घर में खेल रहे हैं, खाना खाने का समय हो गया, आपकी मम्मी ने कहा जाओ अपने छोटे भाई को मैदान से बुला के ले आओ, वो मैदान में खेल रहा है या मैदान में खेल रही है। ठीक है, भाई या बहन को अपने फील्ड से बुलाकर लेके आ जाओ।
आपने ऊपर से आवाज लगाई भैया या चलो छोटे भाई को कि आ जाओ खाना लग गया है, उसने नहीं सुना। आप नीचे गए, आपने देखा वो दौड़ रहा है, तो आप क्या किए, उस समय आपको लग रहा है कि वो मोशन में है क्योंकि आप रेस्ट में हैं, वो दौड़ रहा है ना। आप रेस्ट में हैं, आपको वो दौड़ता हुआ दिख रहा है। आपने क्या किया, तब भी उसने आपकी आवाज नहीं सुनी, तो आप दौड़ के गए और उसके साथ साथ दौड़ने लगे, है ना, उसके साथ साथ दौड़ने लगे। जब आप भी दौड़ रहे हैं, वो भी दौड़ रहा है, तो आपको क्या महसूस होगा, आपको क्या महसूस होगा कि वो तो रेस्ट में है ना, वो तो रेस्ट में है। जबकि दूर खड़ी आपकी मम्मी जो ऊपर से देख रही होगी, उनको लगेगा ये दोनों तो दौड़ने लगे, ये दोनों तो मोशन में आ गए। तो क्या है रेस्ट, क्या है मोशन? अगर देखा जाए, डिफाइन करूं मैं, तो ब्रह्मांड में ना तो कोई चीज हमेशा रेस्ट में है, ना तो कोई चीज मोशन में। ठीक है, अगर हम ब्रह्मांड की बात करें तो एब्सोल्यूट रेस्ट कुछ नहीं है, एब्सोल्यूट मोशन कुछ नहीं है। तो फिर हम डिफाइन करें तो करें कैसे? उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी है रेफरेंस पॉइंट जानना, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी क्या है? रेफरेंस पॉइंट जानना। तो पहले कॉन्सेप्ट मैं आपको रेफरेंस पॉइंट का बताऊंगी, उसके बाद रेस्ट और मोशन पे चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप एक कॉन्सेप्ट समझिए रेफरेंस पॉइंट का। रेफरेंस पॉइंट का कॉन्सेप्ट मान लीजिए आप किसी से मिलने जा रहे हैं, अपने दोस्त से, है ना। तो आप मान लीजिए यहाँ पे जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन पे आकर उतरे। आपने कहा मैं जीटीबी मेट्रो स्टेशन पे आ गया हूँ, भाई तेरा घर कहाँ पर है? तो वो आपको कहेगा कि तू बत्रा सिनेमा आ जा, बत्रा सिनेमा के 2 कदम दूर एक हनुमान जी का मंदिर है, उससे लेफ्ट ले लेना, है ना। तो आपका रेफरेंस पॉइंट क्या रहेगा? आप वहां पर पहुंचोगे, आपको पता है भाई हनुमान जी के मंदिर से मुझे लेफ्ट ले लेना है। तो रेफरेंस पॉइंट क्या है? रेफरेंस पॉइंट कोई फिक्स पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट क्या है? रेफरेंस पॉइंट एक फिक्स पॉइंट है जिसके रिस्पेक्ट में, जिसको साक्षी मानकर चीजें रखी जाती। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि ये एक, मान लीजिए मंदिर है ना, मंदिर से आप 5 कदम चलेंगे, मंदिर से आप 5 कदम चलेंगे तो मेरा घर होगा। ठीक है, एक मंदिर है जिसमें लाल रंग का झंडा टंगा हुआ है, और उस मंदिर से आप 5 कदम चलेंगे तो आपको मेरा घर दिखेगा। तो आपके लिए रेफरेंस पॉइंट क्या है? रेफरेंस पॉइंट ये मंदिर है ना। रेफरेंस पॉइंट क्या है? रेफरेंस पॉइंट ये मंदिर है। रेफरेंस पॉइंट हमेशा फिक्स्ड होता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि मंदिर अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, नहीं। रेफरेंस पॉइंट जो है वो हमेशा हमेशा क्या होता है? फिक्स होता है। ठीक है, अब आप खड़े हैं, मैं कहूं आप जहां खड़े हैं वहीं से 5 कदम घर मेरा दूर है, तो क्या आप मेरे घर तक पहुंच पाओगे? नहीं। वही मैं अगर आपको कहूं कि जो मंदिर है, मंदिर में एक लाल झंडा टंगा हुआ है, मंदिर में जो लाल झंडा टंगा हुआ है, उससे आप 5 कदम दूर चलिए, मेरा घर आ जाएगा। तो आपको पता है कि ये रेफरेंस पॉइंट। तो सबसे पहले रेस्ट या मोशन में किसी भी चीज को बोलने से पहले हमको रेफरेंस पॉइंट जानना जरूरी है। ठीक है, फिर से उसी एग्जाम्पल पे चलते हैं कि आप अपने भाई के साथ घूम रहे हैं। तो बात अगर पूछा जाए रेस्ट में या मोशन में, तो किसके लिए? एक दूसरे के लिए तो आप रेस्ट में हैं, एक दूसरे के लिए आप रेस्ट में हैं। आपकी मम्मी जो दूर खड़ी आपको देख रही है, उनके लिए आप मोशन में हैं। तो एक्चुअली हम बात कैसे करें? सबसे पहले तो रेफरेंस पॉइंट की बात है कि रेफरेंस पॉइंट क्या है ना। रेफरेंस पॉइंट आपने एक बार समझ लिया, तब रेफरेंस पॉइंट के बाद फिर हम बात करेंगे कि क्या ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है। अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ बदल रही है या चेंज हो रही है, तो हम कहेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है। मम्मी देखेगी तो अभी 2 सेकंड पहले आप इधर थे, फिर 2 सेकंड बाद आप उधर चले गए, है ना। यानी मम्मी के लिए आप किस में हैं? मम्मी के लिए आप मोशन में हैं। अगर टाइम के साथ ऑब्जेक्ट की पोजीशन नहीं बदल रही, तो हम कहेंगे कि रेस्ट में है। ठीक है, आप और आपका भाई दोनों साथ साथ दौड़ रहे हैं, है ना, 2 मिनट के बाद भी दोनों साथ साथ ही दौड़ रहे हैं, है ना। तो आपके भाई के लिए आपकी और आपके लिए आपके भाई की पोजीशन चेंज तो नहीं हुई टाइम के साथ, यानी उस समय आप दोनों एक दूसरे के हिसाब से रेस्ट पे हो। तो कोई भी चीज मोशन या रेस्ट में है, ये जानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? रेफरेंस पॉइंट। हम कब कहते हैं कि कोई मोशन में है? जब उसका पोजीशन, जब उसकी स्थिति समय के हिसाब से बदल रही है।
टाइम के हिसाब से अगर पोजीशन बदल रहा है तो हम कहते हैं वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। टाइम के हिसाब से अगर पोजीशन नहीं बदल रहा तो हम कहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको जानना है रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट पता होगा तभी आप कह सकते हैं कि कोई चीज मोशन में है या रेस्ट में है ना। जैसे आप मुझसे पूछोगे कि मैम आप रेस्ट में हो या मोशन में हो, या आपसे किसी ने सवाल पूछा कि आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, बताइए आकृति मैम रेस्ट में है या मोशन में है, तो आप पूछोगे किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में? हमारे रिस्पेक्ट में तो मैम की पोजीशन नहीं बदली। मैम की पोजीशन 9 बजे जो थी 10 बजे भी मैम वहीं पर खड़ी थी, तो मैम तो मोशन में है, सॉरी मैम तो रेस्ट में है ना। लेकिन अर्थ तो घूम रही है, वो 1 घंटे में पृथ्वी तो घूम रही है ना। तो पृथ्वी के हिसाब से मैम की पोजीशन तो चेंज हो गई। तो अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस पृथ्वी को लेते हैं तब मैम मोशन में है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर आपने इस बोर्ड को लिया या कुछ लिया तब मैम रेस्ट में है। तो किसी भी कोई भी चीज मोशन में है या रेस्ट में है, ये कौन डिसाइड करता है? रेफरेंस पॉइंट डिसाइड, है ना। रेफरेंस पॉइंट क्या है? कोई भी फिक्स पॉइंट एक रेफरेंस पॉइंट माना जा सकता है। ओके, और रेफरेंस पॉइंट के बेसिस पे ही अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है तो वो मोशन में, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही तो वो रेस्ट में। यहां तक की चीज क्लियर होगी, है ना। चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। आपको मोशन शब्द समझ में आ गया, रेस्ट समझ में आ गया। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। मेन 4 टाइप्स के मोशन हैं। मेन जो है वो 4 टाइप्स के मोशन हैं। सबसे पहला मोशन है रेक्टिलिनियर मोशन, यानी मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ट्रेन पटरी पर चल रही है, चली जा रही है, चली जा रही है, तो हम क्या कहेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन। कोई भी मोशन अगर एक दिशा में हो रही है, कोई भी गति अगर एक दिशा में हो रही है तो हम उसको कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। सर्कुलर मोशन क्या है? सर्कुलर मोशन क्या है? घड़ी, है ना। घड़ी क्या कर रही है? घूम रही है भाई, घूम रही है, गोल गोल घूम रही है, ये क्या है? सर्कुलर मोशन। तीसरा है रोटेशनल मोशन। तीसरा क्या है? रोटेशनल मोशन। अब कई बार हमें कंफ्यूजन आता है कि सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में क्या फर्क है? ये भी गोल गोल घूम रहा है, ये बॉल भी तो गोल गोल ही घूमेगा, क्या दोनों एक हैं? क्या दोनों एक हैं? एक्चुअली रोटेशनल मोशन में हम एक एक्सिस ऑफ रोटेशन लेते हैं। जैसे अगर आप अपने छत पे लगे पंखे को देखेंगे तो अगर आप फैन ऑन करते हैं तो क्या पूरा पंखा घूमता है? नहीं, पंखे का जो बीच वाला पार्ट है वो बिल्कुल स्थिर हो जाता है और सिर्फ पंखे के जो ब्लेड्स होते हैं, पंखे के जो ब्लेड्स होते हैं सिर्फ वो ब्लेड्स घूमते हैं, है ना। ध्यान से देखिएगा, कभी पंखा ऑन करके देखिएगा, पंखे के बीच वाला हिस्सा नहीं घूमता। पंखे के बीच वाला हिस्सा बिल्कुल एक जगह पर कांस्टेंट रहता है और पंखे के ब्लेड्स जो हैं, जो ब्लेड्स हैं उसकी, वो घूमती है ना। तो ये क्या है? ये रोटेशनल मोशन का एग्जाम्पल है। यानी रोटेशनल मोशन में आप बीच में एक एक्सिस फिक्स मानते हैं, आप बीच में एक एक्सिस फिक्स मानते हैं। चलिए अब देखिए एक स्थिति, एक गाड़ी चल रही है ना। हमने एक, मान लीजिए हमने एक ऐसी गाड़ी बना दी, एक हमने एक गाड़ी बना दी, ये इसका पहिया है, ठीक है, ये इसका पहिया है। आपसे पूछा और ये गाड़ी आगे चल रही है। आपसे पूछा ये गाड़ी कौन से मोशन, कौन सा मोशन शो कर रही है? देखिए क्योंकि ये गाड़ी सीधी दिशा में बढ़ रही है तो ये तो रेक्टिलिनियर मोशन शो कर रही है, रेक्टिलिनियर मोशन शो कर रही है क्योंकि ये सीधी दिशा में बढ़ रही है ना। लेकिन इसके पहियों को देखो, इसके पहियों को देखो, इसके पहिए तो गोल गोल घूम रहे हैं, है ना। इसके पहिए तो गोल गोल घूम रहे हैं और बीच वाला पार्ट बिल्कुल फिक्स है। यानी एक एक्सिस है और उस एक्सिस के चारों तरफ, उस एक्सिस के चारों तरफ वो पहिया घूम रहा है। यानी यहाँ पे 2 मोशन कंबाइंड है, रेक्टिलिनियर मोशन भी है, साथ ही साथ रोटेशनल मोशन भी। रेक्टिलिनियर तो है ही, साथ ही साथ रोटेशनल मोशन भी है ना। रोटेशनल मोशन भी है ना, साथ ही साथ यहाँ पर क्या है? रोटेशनल मोशन भी। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये है आपका रोटेशनल मोशन। लास्ट देखिए क्या है? पीरियोडिक मोशन। ऐसा मोशन जो आपको किसी पर्टिकुलर पीरियड के बाद, किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या होता रहे? रिपीट होता रहे।
क्या होता रहे, रिपीट होता रहे, है ना। बिल्कुल सेंटर ऑफ मास फिक्स्ड है राकेश, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास फिक्स्ड है। आगे पढ़ेंगे हम लोग कि सेंटर ऑफ मास क्या है ना, ये चीजें क्या है। रोटेशनल मोशन में एक और चीज आती है कि सेंटर ऑफ मास फिक्स्ड है। यहाँ पे इस बॉल का सेंटर ऑफ मास फिक्स्ड है, ये बस क्या कर रहा है, अपनी दिशा बदल रहा है। ठीक है राकेश अभिनंदन जी। चलिए, तो पीरियोडिक मोशन क्या है कि जो कुछ अवधि के बाद रिपीट करे अपने आप को, है ना, कुछ अवधि के बाद रिपीट करे। आपने ऐसी घड़ियां देखी होंगी, है ना, इनका ये इस तरह से क्या करते हैं, पहले इधर से इधर आते हैं, फिर इधर से इधर, फिर इधर से बीच में, फिर से इधर। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये क्या है भाई, ये क्या है, ये है पीरियोडिक मोशन। ये क्या है, ये है पीरियोडिक मोशन। ठीक है, ये देखिए, यहां से यहां, फिर यहां से वापस यहां, और फिर यहां से यहां। पीरियोडिक मोशन क्या है, जो सर्टेन पीरियड के बाद, कुछ अवधि के बाद अपने आप को दोहराए, यानी कि रिपीट करे, रिपीट करे। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। देखिए उमाकांत यादव जी सब लिखे जा रहे हैं ना हिंदी में, चलो गुड। ठीक है, सो ये पेंडुलम आप देखते हैं, पहले यहां से यहां जाता है, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां। तो ये क्या कर रहा है, कुछ अवधि में अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो जो भी इस तरीके का मोशन है, जो भी इस तरीके का मोशन है, उसको हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन, जो कुछ अवधि के बाद अपने आप को रिपीट करे। ठीक है, अपने आप को दोहराए, वो है पीरियोडिक मोशन। तो ये 4 तरीके के मोशन है, अभी के लिए इतना समझिए। बाकी हमको और इसको इलैबोरेट वे में पढ़ना है। जैसे ही हम हायर क्लासेस की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, 7th की 8th की, है ना, हम इसको और डीप में जानेंगे। आपको याद होगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हमने 8वीं कक्षा में जब केमिस्ट्री पढ़ रहे थे तो बेसिक चीजें पढ़ी थी। फिर जब हमने 10वीं कक्षा में उसको पढ़ा था तो सबकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, मेटलर्जी और ये सारी चीजें पढ़ी थी, है ना। तो ये 6 स्टैंडर्ड से आज शुरू कर रहे हैं, बेसिक बातें समझ रहे हैं। जैसे जैसे हम हायर क्लासेस की चीजें पढ़ेंगे और इसको डिटेल में हम पढ़ते चले जाएंगे, है ना। न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे, चिंता मत करिए। ठीक है, बेसिक से आज स्टार्ट किया है हमने। जो चीजें आपकी बुक में दे रखी है सिर्फ उस पर ही बात हम कर रहे हैं आज की क्लास में। ओके, आगे चलते हैं। चलिए, इसके बाद चैप्टर की समरी मैंने यहाँ पे, अरे चैप्टर की समरी लगाई तो थी मैंने, ये रही, ये चैप्टर की समरी आपके सामने। जो चैप्टर आपका लास्ट में समराइज हो गया है। और एनसीईआरटी क्या करती है, हर चैप्टर के एंड में चैप्टर की एक समरी देती है। आप कई बार ये भी कर सकते हैं, अगर आपके पास समय नहीं हो तो पहले चैप्टर की समरी देख लीजिए। चैप्टर की समरी से आपको पता चल जाएगा, है ना। पूरे चैप्टर को एक संदर्भ में दिया जाता है, छोटे फॉर्म में दिया जाता है। तो जब आप उस समरी को देख लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि चैप्टर में क्या क्या चीजें दे रखी है ना। अगर आपको इनमें से लगता है कि कोई नई बात है जो आपने नहीं पढ़ी, है ना, तो आप फिर उसको रिपीट करिए। अब जैसे मैं बता रही हूँ, कुछ स्टूडेंट्स का क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स का लेवल अच्छा होता है ना, उनको पता होता है कि मैम ये सारी चीजें हमको पहले से पता है। जिन लोगों के साथ ऐसा है कि आपका एक बेसिक ढांचा तैयार है, आपको चीजें ऑलरेडी पता है, तो आप पूरा चैप्टर पढ़ने में समय मत गवाइए। आप क्या करिए, समरी पढ़िए, है ना। क्या पढ़िए, समरी पढ़िए। 11th 12th की फिजिक्स की पूरी एनसीईआरटी आपको सिर्फ नीट में काम आती है, सीमा उगरेजिया। ठीक है, ये मत सोचिए कि 12th की पूरी फिजिक्स की बुक वो सिर्फ नीट या आईआईटी का अगर आप एंट्रेंस दे रहे हैं तो पढ़ना होता है ना। यूपीएससी में भी 12th लेवल के न्यूमेरिकल्स, 11th 12th लेवल के फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे जाते। तो अगर आप लोग अपना समय 11th 12th की फिजिक्स एनसीईआरटी पढ़ने में बर्बाद कर रहे हो तो मत करो, है ना। केमिस्ट्री के लिए मैं आपको बता दे रही हूँ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ओके, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, इस तरह की चैप्टर्स हैं जो 12th की केमिस्ट्री की बुक से आप पढ़ लीजिए। बायोलॉजी की बुक से बायोटेक्नोलॉजी पढ़ लीजिए, 12th की बायोटेक्नोलॉजी की बुक से। ठीक है, इसके बाद 12th की बुक से इकोलॉजी एनवायरमेंट पढ़ लीजिए। ठीक है, पूरी चीज मत पढ़िएगा उठा के, आप अपना समय बर्बाद करेंगे। पूरी आप फिजिक्स लगा रहे हैं क्योंकि पूरी फिजिक्स डिफिकल्ट है। आईआईटी और नीट, है ना, नीट यानी जो मेडिकल एंट्रेंस होता है, आईआईटी एंट्रेंस होता है, उसके लिए आपको चाहिए कि आपको इन डेप्थ 11th 12th की फिजिक्स और पूरी केमिस्ट्री की सारी किताबें पढ़नी है ना। वरना आपको 12th तक की एनसीईआरटी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, ओके। अब यहाँ पे देखिए, तो मैंने आपको ट्रिक क्या बताई है कि अगर आपका साइंस अच्छा है तो आप चैप्टर पढ़ने में समय ज्यादा मत वेस्ट करिए। एक बार समरी देख लीजिए हर चैप्टर की, उसमें अगर कोई लगता है नया पॉइंट है तो चैप्टर पलटिए। समरी में आपको लगता है आपको चीजें आती हैं तो आप गुड टू गो हैं, आगे बढ़िए। ठीक है, आगे बढ़िए। चलिए,
यहाँ पे समरी में क्या लिखा है, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पे बात हुई है कि पहले लोग बैलगाड़ी पर चलते थे, फिर धीरे धीरे और ट्रेन्स आए, फिर फाइनली एरोप्लेन आया, ये सारी बात थी। ठीक है, फिर बात हुई कि मेजरमेंट के लिए हम एसआई सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। एक काम की बात है कि एसआई सिस्टम का फुल फॉर्म लिखा हुआ है ना, वो कभी कभार पूछा जा सकता है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई यूनिट में लेंथ की जो यूनिट होती है वो मीटर होती है, ये आप सबको पता होगा, है ना। इसके बाद मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन क्या है, वो रेक्टिलिनियर मोशन है। सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट मूव्स सच दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट रिमेन्स द सेम। मोशन जो अपने आप को दोहराता है कुछ पीरियड के बाद, उसको हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमने ये पूरा चैप्टर पढ़ लिया। आई होप आपको क्लियर होगा। काम की बातें पढ़ी हमने, है ना, काम की बातें पढ़ी। अगर आप इस चैप्टर को खोलेंगे तो उन्होंने पूरी हिस्ट्री बताई है ट्रांसपोर्टेशन की, वो आपको जरूरत नहीं है। जो आपको जरूरत है वो ये कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है। ठीक है, आगे चले हम लोग, आगे चले, चलिए चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स का शुरू करते हैं। 6 स्टैंडर्ड की फिजिक्स से हमने शुरू किया है। 6 स्टैंडर्ड की फिजिक्स में सबसे पहला चैप्टर कौन सा था, चैप्टर नंबर 10। अब हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11। अब हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 11। और चैप्टर नंबर 11 का नाम क्या है, लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शन, प्रकाश, छाया एंड परावर्तन। ठीक है, यहाँ पर लाइट के बारे में बात होगी, शैडो कैसे फॉर्म होता है, क्या क्या चीजें चाहिए शैडो बनने के लिए या छाया बनने के लिए, और रिफ्लेक्शन, परावर्तन क्या है, इसके बारे में बात होगी। ठीक है, शुरू करें। फिर से बेसिक बातें हो रही, तभी मैं इन चीजों को क्या कर रही हूँ, जल्दी मूव कर रही हूँ, क्योंकि आप सबको ये चीजें ऑलरेडी पता है। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर में सबसे पहले लिखा है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से हैं या प्रदीप्त वस्तु कौन से हैं, जिनके पास खुद का लाइट हो, जिनके पास उनकी खुद का प्रकाश हो या लाइट हो। सूर्य जो है, जो चमकता है ना, वो अपनी खुद की रोशनी उत्पन्न करता है। आप एक मोमबत्ती जलाते हो, आप एक मोमबत्ती जलाते हो तो वो क्या करता है, वो अपनी खुद की रोशनी उत्पन्न करता है। लकड़ी जलाते हो तो खुद की रोशनी उत्पन्न करता है। तो जो अपने खुद से प्रकाश उत्सर्जित करता है, जो खुद से प्रकाश निकालता है, हम उसको कहते हैं कि वो एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, वो एक प्रदीप्त वस्तु है, वो एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आपके कमरे में पड़ा मेज क्या ल्यूमिनस है, क्या आपके कमरे में पड़ा मेज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, क्या वो खुद का प्रकाश उत्पन्न कर रहा है, नहीं। तो आप उसको देख कैसे सकते हैं। कमरे में पड़ा हुआ टेबल क्या है, कमरे में पड़ा हुआ टेबल क्या है भाई, तो कमरे में पड़ा हुआ टेबल जो है वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। आप उसको देख इसीलिए सकते हैं क्योंकि जो लाइट आ रही है, जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है ना, जो प्रदीप्त वस्तु से प्रकाश आ रहा है, वो उस टेबल पे पड़ रहा है और वो टेबल उसको क्या कर रही है, वो टेबल उसको रिफ्लेक्ट कर रही है ना, वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट उसका परावर्तन कर रहा है। ठीक है, इसी वजह से क्या हुआ, इसी वजह से आप एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हो, है ना, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हो। ठीक है, सो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट यानी जो अपना प्रकाश खुद उत्पन्न नहीं करता, आप उसको इसीलिए देख पाते हो क्योंकि वो ल्यूमिनस चीज से आई हुई लाइट प्रकाश जब उस पर पड़ती है तो वो उसका परावर्तन करती है, यानी रिफ्लेक्शन करती है। रिफ्लेक्शन क्या है, हम ये चीजें जानेंगे। ठीक है, ओके, सो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट समझ में आ गया। अब चांद जो है, क्या चांद के पास, क्या चांद ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, क्या चांद ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, जी नहीं। चांद जो है वो भी नॉन ल्यूमिनस है। चांद नॉन ल्यूमिनस है तो वो चमकता कैसे, हमें दिखता कैसे है भाई, है ना, क्योंकि सन से जो लाइट आती है वो उसको रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, चांद लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, उसका परावर्तन करता है, इस वजह से आप उसको देख सकते हैं। तो कहने की बात क्या हुई कि ऑब्जेक्ट्स दो प्रकार के हैं, जिनके पास वो खुद के प्रकाश को उत्सर्जित करे वो ल्यूमिनस, जो खुद के प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करते वो नॉन ल्यूमिनस। ठीक है, तो नॉन ल्यूमिनस को हम देखेंगे कैसे, ये भी सवाल आएगा दिमाग में कि ये तो भाई प्रकाश उत्पन्न कर रहे हैं, इनको हम देख लेंगे, ये प्रकाश उत्पन्न नहीं कर रहा तो इसको हम देखेंगे कैसे। तो इसको हम इसीलिए देखते हैं क्योंकि ल्यूमिनस से इस पर लाइट आई और वही लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, परावर्तित हो, है ना, परावर्तित हो जाती है।
ठीक है, क्लियर है ये बात? आगे चले हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट पर चले, नेक्स्ट पॉइंट पर चले। चलो, अब ट्रांसपेरेंट क्या है, यानी पारदर्शी क्या है, अपारदर्शी क्या है और पारभासी क्या है ना? तीन चीजें पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट या हिंदी में कहें तो पारदर्शी, पारदर्शी वस्तु क्या है? जिसके आर पार आप देख सकते हैं, है ना, जिसके आर पार आप देख सकते हैं। जैसे मैं अगर कोई शीशा लगा दूं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट शीशा लगा दूं, है ना, और कोई व्यक्ति वहां पर खड़ा होगा तो मैं उसको देख सकूंगी, मैं उसको देख सकूंगी, क्योंकि वो क्या ऑब्जेक्ट है? वो एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट यानी कि एक पारदर्शी वस्तु क्या है? अपने अपने से सारे लाइट को पास होने देती है, सारी लाइट उससे पास हो जाती है, इसीलिए आप उसको देख सकते हैं, है ना, इसीलिए आप उसको देख सकते हैं, आर पार आप चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है? अपारदर्शी। पहले ये देखिए, अपारदर्शी, अपारदर्शी, ठीक है, ओपेक। अगर मेरे और एक और इंसान के बीच में लकड़ी का दरवाजा हो, लकड़ी का दरवाजा हो, तो हम दोनों एक दूसरे को बिल्कुल नहीं देख सकते, बिल्कुल नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि लकड़ी ओपेक है, यानी अपारदर्शी है। लकड़ी से कोई भी प्रकाश इधर से उधर नहीं जा सकता, कोई भी प्रकाश एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जा सकता। तो जो बिल्कुल लाइट को पास नहीं होने दे वो ओपेक है, यानी अपारदर्शी। जो पूरी लाइट को अपने से पास होने दे वो ट्रांसपेरेंट है, यानी कि पारदर्शी है। फिर आते हैं ये बीच वाले, यानी जिसको पारभासी कहते हैं। ये कुछ लाइट को पास होने दे, कुछ थोड़े बहुत प्रकाश को इधर से उधर जाने देते हैं। ठीक है, थोड़े बहुत प्रकाश को इधर से उधर जाने देते हैं। आजकल आप देख रहे हैं घरों में चलन आता है फ्रॉस्टेड ग्लास का, है ना, यानी कि कुछ ऐसा ग्लास होता है, ठीक है, कुछ ऐसा ग्लास होता है जिससे आप देख सकते हैं, बट हल्का सा देख सकते हैं, पूरा क्लियर नहीं देख सकते। कुछ अलग तरह के शीशे जिनके थ्रू आप पूरी तरह से नहीं आर पार देख सकते, हाँ हल्का सा देख सकते, हल्का सा जरूर देख सकते। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट्स तीन तरह के, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, शैडो के बारे में बात कर रहे हैं, प्रतिबिंब छाया के बारे में बात कर रहे हैं कि शैडो कैसे बन रहा है। कहते हैं ना कि अंधेरे में परछाई भी साथ छोड़ देती है, इस तरह की कहावतें कही जाती है, जो एक्चुअली में सच है। आप कभी अंधेरे में नोटिस करिएगा, अंधेरे में जाइएगा, अंधेरे कमरे में लाइट जलाइएगा, अंधेरे कमरे में जाएंगे तो लाइट कैसे जलाएंगे, अंधेरे कमरे में जाइएगा और ढूंढिएगा कि कहीं आपको आपकी परछाई नजर आ जाए, है ना, बिल्कुल अंधेरे कमरे में। तो कभी भी आपको अंधेरे कमरे में अपनी परछाई नजर नहीं आएगी, है ना, आपको कभी भी अंधेरे कमरे में अपनी परछाई नजर नहीं आएगी। ठीक है, कोशिश करिएगा कभी आसमान में अपनी परछाई ढूंढने की, कभी भी आपको आपके आसमान में परछाई नजर नहीं आएगी। परछाई बनने के लिए, शैडो बनने के लिए कुछ चीजों की आवश्यकता होती है। सबसे पहली चीज क्या है? लाइट सोर्स। आपको अच्छे से पता है कि अंधेरे में आपकी परछाई नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? कि परछाई बनने के लिए लाइट सोर्स चाहिए। परछाई बनने के लिए क्या चाहिए? प्रकाश का स्रोत चाहिए, यानी लाइट सोर्स चाहिए। दूसरी चीज, जो ऑब्जेक्ट जिसकी परछाई आपको देखनी है उस ऑब्जेक्ट को ओपेक होना चाहिए, यानी अपारदर्शी होना, अपारदर्शी होना चाहिए। ठीक है, और तीसरी चीज क्या है कि एक स्क्रीन होनी चाहिए। आप, मैंने कहा ना, आप कोशिश करिएगा आसमान में परछाई देखने की, आपको नहीं दिखेगी। ठीक है, जमीन में कोशिश करिएगा, लाइट सोर्स है, और जमीन में कोशिश करिएगा परछाई देखने की तो आपको दिख जाएगी, है ना, जमीन में कोशिश करिएगा दिख जाएगी। एक स्क्रीन होनी चाहिए। स्क्रीन एक शब्द है, कहने का मतलब है कि एक सतह होनी चाहिए, एक सतह होनी चाहिए। आसमान में तो कोई सतह नहीं है, आपको परछाई नहीं दिखेगी, जमीन में देखोगे तो दिख जाएगी। तो ये तीन चीजें परछाई बनने के लिए, ये तीन चीजें चाहिए, प्रकाश, ऑब्जेक्ट ओपेक, और तीसरी चीज क्या है? स्क्रीन है। कभी भी इसीलिए अंधेरे में परछाई भी साथ छोड़ देती है, हवा में आपको परछाई नहीं दिखती, और ऑब्जेक्ट को ओपेक होना चाहिए, यानी अपारदर्शी होना चाहिए, तभी आप परछाई अपनी देख सकते। ठीक है, क्लियर है ये वाली चीज? आगे चल रहे हैं हम लोग, है ना, बस जो जो चीजें दे रखी हैं वही उसी की बात कर रहे हैं। फिर एक एग्जाम्पल सोलर एक्लिप्स का है
है ना। ग्रहण का, सूर्य ग्रहण का एक एग्जाम्पल दे रखा है कि सूर्य ग्रहण का क्या है भाई, जब चंद्रमा क्या होता है, जब चंद्रमा अर्थ यानी धरती और सन यानी सूर्य के बीच में आ जाता है, जब चंद्रमा सन और अर्थ के बीच आ जाता है। मून क्या है भाई, मून ओपेक है, मून क्या है, ओपेक है। परछाई बनने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, परछाई बनने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, तो आपको लाइट सोर्स चाहिए, ये मिल गई। ऑब्जेक्ट ओपेक होना चाहिए, मून ओपेक है। और तीसरी चीज क्या है, कोई स्क्रीन होनी चाहिए, यानी कि कोई सरफेस होना चाहिए, तो अर्थ सरफेस। इस वजह से क्या होता है, इस वजह से क्या होता है कि मून का शैडो अर्थ पे पड़ जाता है ना। मून का शैडो क्या हो रहा है, अर्थ पर पड़ रहा है। ठीक है, क्लियर है ये बात, आगे चल रहे हैं। ओके, आगे चल रहे हैं। इसके बाद पिन होल कैमरा की उन्होंने बात कही है कि पिन होल कैमरा क्या है भाई, तो पिन होल कैमरा आराम से बन सकता है एक ऐसा कैमरा जिसमें लेंस नहीं है ना, एक ऐसा कैमरा जिसमें आपने एक छोटा सा छेद कर दिया है जिससे लाइट आ सके, और इस कैमरा में लेंस नहीं है ना। इससे जो इमेज बनेगा, इससे जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा है, वो इन्वर्टेड बनता है। ये चीज है ना, इसका प्रतिबिंब इसमें कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा बनेगा। ये क्या है, ये पिन होल कैमरा है। पिन होल, तो पिन होल कैमरा में आपने क्या किया, एक बॉक्स लिया, यहां पर कोई भी लेंस नहीं होती है ना, यहां पर कोई भी लेंस नहीं होती, एक छोटी सी छेद होती है, यानी एक सूक्ष्म छिद्र होता है इसमें, एक सूक्ष्म छिद्र यहां पर होता है। ठीक है, यहाँ पे एक सूक्ष्म छिद्र होता है, और लाइट जो आती है इसका प्रतिबिंब इधर पड़ता है, और कैसा पड़ता है, उल्टा पड़ता है। ठीक है, सन की मूवमेंट ट्रैक करने के लिए पिन होल कैमरा का इस्तेमाल किया जाता है। सोलैरिग्राफी भी उसको कहते हैं, सोलर है ना, कि सन की मूवमेंट किस तरह से है, या सन से जो इमेज, सन के लाइट से जो इमेज बन रहा है वो किस तरह से बन रहा है, वो देखने के लिए पिन होल कैमरा का इस्तेमाल किया जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि पेड़ अगर हैं, पेड़ों में बहुत सारे पत्ते होते हैं, उनके बीच छोटे छोटे से अगर गैप हो जाती है, और अगर सूर्य आता है तो आपको जमीन पर छाया बनती हुई दिखती है ना। जमीन पर जो है वो छोटे छोटे गोल गोल से सूर्य के ही छोटे छोटे गोले आपको नजर आते हैं, है ना, छोटे छोटे जगह पर आपको रोशनी नजर आती है। ठीक है, तो ये क्या है, पिन होल कैमरा के बारे में बात हो रही है। चलिए, तो एक बार पढ़ लेते हैं, यहाँ पे अगर कुछ हमें एक्स्ट्रा मिलता है तो ऐसे मैंने चीजें आपको करा दी हैं। पिन होल कैमरा क्या है, लेंस के बिना, जो मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि ये लेंस नहीं होता, लेंस के बिना एक साधारण कैमरा है। लेंस के बिना क्या है, एक साधारण कैमरा है। ठीक है, छोटे से एपर्चर के साथ, एपर्चर मतलब छोटे से छेद के साथ, पिन होल प्रभावी रूप से एक तरफ एक छोटे छेद के साथ एक प्रकाश साबुत बॉक्स है ना, लाइट प्रूफ बॉक्स है। ठीक है, एक दृश्य से प्रकाश एपर्चर के माध्यम से गुजरता है, और बॉक्स के विपरीत तरफ यानी बिल्कुल एंड में क्या बना दे रहा है, एक उल्टी छवि पेश कर रहा है ना। यहाँ पर आपको दिखाया कि जो इमेज बन रही है वो क्या है, इन्वर्टेड है। ये बलून ऐसा है तो इसका इमेज कैसा है, इसका इमेज क्या है, इन्वर्टेड है। ठीक है, चलिए ओके, आगे चले हम लोग, आगे चले। चलिए, इसके बाद एक एक्सपेरिमेंट किया गया है आपकी बुक में। वो एक्सपेरिमेंट क्या किया गया है, एक्सपेरिमेंट ये किया गया है कि एक ट्यूब ली गई है ना। इस एक्सपेरिमेंट में लाइट जलाया गया है और एक रबर की ट्यूब ली गई है, और कहा गया है कि देखिए क्या आपको इसकी लौ जलती हुई नजर आ रही है, क्या आपको इसकी लौ जलती हुई नजर आ रही है, तो हाँ, नजर आ रही है। फिर क्या किया है, इसी एक्सपेरिमेंट में इस पाइप को घुमा दिया है, यानी पहले तो ये पाइप सीधी थी, अब इस पाइप को क्या किया है, अब इस पाइप को टेढ़ा कर दिया है। तो जब इस पाइप को टेढ़ा किया गया तब ये लौ इस बंदे को, ये जो लड़का है, इसको नजर नहीं आएगी, तब ये लौ इसको नजर नहीं आएगी। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि लाइट ऑलवेज मूव्स इन क्या, स्ट्रेट लाइंस। जो प्रकाश है वो हमेशा सीधी दिशा में चलता है। लाइट ऑलवेज मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, प्रकाश जो है वो बिल्कुल सीधी दिशा में चल रहा है ना, बिल्कुल सीधी दिशा है, तो इसको ये नजर आ गया। ये जहां पर ये मुड़ गया,
ये जहां पर मुड़ गया ये इसको नजर नहीं आया। तो लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ये बात इस एक्सपेरिमेंट से साबित होती। ठीक है, फिर कुछ बच्चों ने और एक्सपेरिमेंट किया है। इस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने असल में किया क्या है, रिफ्लेक्शन समझा है। तो रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है, थोड़ा सा मैं आपको बेसिक चीजें बता दूं। रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है, आप अपने आप को आईने में देखते हैं, आपको अपना पूरा शरीर या कम से कम छोटा मिरर होता है तो चेहरा तो नजर आता ही है ना। एक मिरर में जब आप एक दर्पण में अपने आप को देखते हैं तो क्या होता है, आपको अपना रिफ्लेक्शन नजर आता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या है भाई, जब लाइट की रेज, जब प्रकाश की किरण जिस मीडियम से आए उसी मीडियम में वापस चली जाए, जब प्रकाश की किरणें जिस मीडियम से, जिस माध्यम से आए उसी माध्यम में वापस चली जाएं, तो हम कहते हैं कि प्रकाश का परावर्तन हो गया है, यानी रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, इसी मीडियम में आई है लाइट और इसी मीडियम में जा रही है। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि हाँ ये रिफ्लेक्ट हो गई है। अभी हम पढ़ेंगे जब हायर क्लासेस में एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, इंसिडेंट रे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे क्या है। क्योंकि अभी ये बुक ये चीजें मेंशन नहीं कर रही है तो हम इसको अभी डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बच्चों ने क्या एक्सपेरिमेंट किया है भाई, तो बच्चों ने इसी मिरर पर एक्सपेरिमेंट किया है ना, इसी मिरर पर एक्सपेरिमेंट किया है। पहले ये टॉर्च इस पर जलाया गया। ठीक है, क्या हुआ, टॉर्च इस पर जलाया गया, यानी इसका प्रकाश इस पे आया। फिर क्या हुआ, इस लड़की ने क्या किया, इस लड़की ने क्या किया, मिरर की दिशा बदल दी, थोड़ी सी मिरर की दिशा ऐसी बदली, अब ये प्रकाश जो चल रहा था यहां से इसी दोस्त पर वापस आ गया, है ना। ये प्रकाश जो चल रहा था इसी दिशा में वापस आ गया, यानी इस मिरर से क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, इस मिरर से क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हो गया, यानी प्रकाश का क्या हो गया, परावर्तन हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। तो रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है, इस माध्यम से जा रहा था इसी माध्यम में वापस लौट गया। अगर प्रकाश की किरणें जिस माध्यम से गई उसी माध्यम में वापस लौट आई तो ये क्या हो गया, ये हो गया परावर्तन, ये हो गया रिफ्लेक्शन या परावर्तन। ठीक है, क्लियर है। चलिए एक बार चैप्टर की समरी पढ़ लेते हैं कि अगर हमको कोई नया पॉइंट इसमें मिलता है तो। अपारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने से में से होकर नहीं जाने देती, यानी अपारदर्शी यानी ओपेक ऑब्जेक्ट्स, ओपेक ऑब्जेक्ट्स। पारदर्शी वस्तुएं यानी कि ट्रांसपेरेंट वस्तुएं प्रकाश को अपने से होकर जाने देती हैं, दूसरी ओर रखी गई वस्तुओं को स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं। ठीक है, पारभासी यानी ट्रांसलूसेंट, तो ट्रांसलूसेंट वस्तुएं प्रकाश के कुछ भाग को ही अपने में से होकर जाने देती हैं। ठीक है, जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु यानी ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाती है तो शैडो यानी कि छाया बनती है। साधारण सामग्री से सूची छिद्र कैमरा यानी पिन होल कैमरा बनाया जा सकता है तथा इसका उपयोग सूर्य तथा अति दीप्त वस्तु के प्रतिबिंब को देखने में किया जाता है, जो मैंने आपको बोला सोलैरीग्राफी के नाम से जाना जाता है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, यानी लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, दर्पण यानी मिरर, परावर्तन से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है, मिरर रिफ्लेक्शन से हमें एक क्लियर इमेज प्राप्त होता है। ओके, तो यही इस चैप्टर का सारांश है, यही इस पूरे चैप्टर का सारांश। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, है ना, पूरी तरह आपको ये चीज 6 स्टैंडर्ड की समझ में आ गई होगी। हम इसको और इलैबोरेट करेंगे अभी 8 स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी, 10 स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी। ठीक है, चलिए ओके, नेक्स्ट आइए चैप्टर फिजिक्स के तीसरे चैप्टर पे और 6 स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी के 12वें चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स यानी विद्युत तथा परिपथ। चलिए, इस चैप्टर में सबसे पहले आपको बताया गया है कि इलेक्ट्रिसिटी आपके लिए कितनी जरूरी है ना। हम आप अभी इस तरह से जुड़ पा रहे हैं
इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। सोचिए, अगर लाइट नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो इंटरनेट नहीं चलेगा, है ना, आपके मोबाइल चार्ज नहीं होगा, राइट, आपके कमेंट्स में सामने नहीं पढ़ पाऊंगी, है ना, हम आप एक दूसरे तक नहीं पहुंच सकते। तो हर फील्ड में, ये तो बस एक छोटा सा एग्जाम्पल है, हर जगह इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत का बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। अब आपके इस चैप्टर में क्या क्या चीजें आपको जाननी है? आपको इलेक्ट्रिक सेल के बारे जानना है, विद्युत सेल के बारे जानना है, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे जानना है, विद्युत परिपथ के बारे जानना है, कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है, विद्युत के सुचालक क्या है, कुचालक क्या है, इलेक्ट्रिक स्विच क्या है, विद्युत स्विच आप किसको कहते हैं। ये 4-5 सिंपल सी चीजें हमें जाननी है, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखिए, ये इस तरह की एक सेल आपने अपने घर में देखी हो। सबसे पहली बात तो सेल और बैटरी में अंतर है। जब एक पीस होता है तो हम उसको सेल कहते हैं, जब 2 या 2 से ज्यादा होते हैं तो हम उनको बैटरी नाम देते हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या नाम देंगे, क्योंकि ये एक है तो हम इसको नाम देंगे सेल। हम इसको क्या नाम देंगे, सेल नाम देंगे। आप इसमें देख रहे हैं, आपके घर में जो भी सेल पड़ी होगी आप उसमें साफ देख पाएंगे कि उसमें एक सेकेंड उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल बना रहता है ना, कि क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है, ठीक है। अब इसके बाद बल्ब के बारे में और कुछ बातें इन्होंने कर रखी हैं। तो सेल क्या है भाई, एक्चुअली हम कहें तो विद्युत का सोर्स कई जगह ये बैटरी होती है। आपने टॉर्च देखा होगा, लाइट चली गई, आपने एक टॉर्च जलाया, है ना, आपने क्या किया, एक टॉर्च जलाया, तो थोड़ी देर के लिए जब तक लाइट आ नहीं जाती या आपके घर में जनरेटर या इन्वर्टर नहीं चल जाता, तब तक वो टॉर्च आपकी मदद करता है ना, तब तक वो टॉर्च आपकी मदद करता है। तो देखा जाए तो उस टॉर्च में उस समय काम कौन कर रहा है, तो ये सेल काम कर रहा है। अगर एक है तो सेल, एक से ज्यादा है तो बैटरी। ये काम कैसे कर रही है ना, ये प्रकाश कैसे उत्पन्न कर रही है, तो इस सेल के अंदर क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं। इस सेल के अंदर क्या है, तो इस सेल के अंदर केमिकल है, और वही रासायनिक तत्व क्या देता है, प्रकाश देता है आपको जब आप इसको टॉर्च में लगाते हैं, है ना, जब आप इसको टॉर्च में लगाते हैं। कई बार टॉर्च आप ऑन करते हैं, टॉर्च ऑन नहीं होती है। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है कि इसके अंदर जितना भी केमिकल है वो खत्म हो चुका है, वो एग्जॉस्ट हो चुका है, इसीलिए टॉर्च से प्रकाश नहीं आ रहा। तो जब इसका केमिकल खत्म हो जाएगा तब ये आपके लिए ये सेल, या 2 से ज्यादा होगी तो बैटरी, किसी काम की नहीं होगी, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग बल्ब पे। घरों में यूज होता है हमारा बल्ब, है ना। अगर आप बल्ब को बहुत गौर से देखेंगे, जूम करके आपको दिखाती हूँ, बल्ब को अगर आपने गौर से देखा होगा, है ना, तो आपके इसके अंदर बहुत पतली सी एक तार देखी होगी, बहुत पतली सी सीधी ये तार देखी होगी। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम फिलामेंट कहते हैं। आमतौर पे ये टंगस्टन की बनी होती है, ठीक है। क्यों बनी होती है, क्या है, सब बात करेंगे हायर क्लासेस में। अभी जितनी बात है हम उतनी बात करते हैं। तो ये फिलामेंट किसकी बनी होती है, टंगस्टन की बनी होती है। इस फिलामेंट को सपोर्ट करने के लिए, इस फिलामेंट को, है ना, ये भी फिलामेंट, ये भी फिलामेंट, इस फिलामेंट को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, इस फिलामेंट को सपोर्ट करने के लिए क्या मौजूद है भाई, 2 वायर्स मौजूद हैं, है ना, 2 थोड़े से मोटे, फिलामेंट तो पतली है, ये फिलामेंट के कंपैरिजन में, फिलामेंट की तुलना में ये 2 मोटे मोटे वायर मौजूद, ठीक है, ये 2 मोटे मोटे क्या होते हैं, वायर मौजूद होते हैं। और इसके बाद आप देख पा रहे हैं एक वायर यहां पर जोड़ा हुआ है और एक वायर ऐसे नीचे की तरफ जोड़ा हुआ है ना, आपको बहुत क्लियरली दिख रहा है। एक टर्मिनल ये है, दूसरा टर्मिनल इधर है। आपके पास अगर कोई बल्ब होगी तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि एक वायर छोटा है, इस टर्मिनल तक जुड़ा है, दूसरा वायर बड़ा है, वो बल्ब के इस टर्मिनल तक जुड़ा है, ठीक है। इसको, बल्ब के इस वाले हिस्से को जिसको पकड़कर आप लगाते हो, इसको हम बेस कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, बेस का नाम देते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कुछ नई चीज अगर हमें देखने को मिलती है। थिन वायर्स दैट गिव ऑफ द लाइट इज कॉल्ड द फिलामेंट, है ना, जो पतले वाले हैं इनको हम क्या नाम देते हैं,
फिलामेंट का नाम देते हैं। आमतौर पे ये टंगस्टन के बने होते हैं। फिलामेंट इज फिक्स टू थिकर वायर विच ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू इट। तो ये आपका फिलामेंट हो गया, दूसरे कलर से लिख रही हूं, ये आपका फिलामेंट हो गया, एक सेकेंड, ये आपका फिलामेंट हो गया और ये आपके वायर हो गए, ये मोटे मोटे आपके क्या हो गए, वायर हो गए। वन ऑफ दीज थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल केस एट द बेस ऑफ द बल्ब, है ना, एक बिल्कुल बेस पर कनेक्टेड होता है, एक लंबा होता है। द अदर थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल टिप एट द सेंटर ऑफ बेस, दूसरा जो था छोटा था वो यहां पर था, बाकी एक वायर यहां तक था। वही बात यहां पर कह रहा है, द बेस ऑफ द बल्ब एंड मेटल टिप ऑफ द बेस आर द टू टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब। ठीक है, बस जो बात हमने बताई वही बात ये भी बता रहे हैं, कोई भी नई बात नहीं है कि दो है, एक यहां पर कनेक्टेड है और एक दूसरा बिल्कुल बेस के एंड पर कनेक्टेड है। ठीक है, आगे चलते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। चलिए, अब यहां पे इलेक्ट्रिक सर्किट की बात हो रही। क्या किया है भाई, बहुत सिंपल सी चीज ली है, एक बैटरी ली है, एक बल्ब लिया है, दोनों को जोड़ दो। ठीक है, जब आप दोनों को जोड़ते हो तो ये बल्ब ग्लो कर जाता है, ये बल्ब जल जाता है। ठीक है, जब आप दोनों को जोड़ देते हैं तो ये बल्ब ग्लो कर जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे, अगर आपको क्लियरली दिख रहा हो, आई थिंक ये बैकग्राउंड की वजह से नहीं दिख रहा है, ये तार यहाँ से टूटी हुई है, यानी ये जगह खाली है। ठीक है, इसमें ये जगह खाली है, यानी ये पूरी तरह से कनेक्टेड नहीं है, जुड़ा नहीं है ना। चूंकि ये पूरी तरह से कनेक्टेड नहीं है, जुड़ा नहीं है, तो ये क्या ये बल्ब ग्लो करेगा, क्या ये बल्ब जलेगी, नहीं, ये बल्ब नहीं जलेगी। ठीक है, ये बल्ब नहीं जलेगी। लेकिन चूंकि यहाँ पे दोनों चीजें क्या है, कनेक्टेड है ना, ये पूरा कंप्लीट है, ये पूरा परिपथ पूरा है, कंप्लीट है, तो ये बल्ब बेशक ग्लो कर जाए। ठीक है, तो एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी के लिए, विद्युत के लिए जो ये पूरा रास्ता है ना, इसी को हम विद्युत परिपथ कहते हैं या इलेक्ट्रिक सर्किट का नाम देते हैं। ये कंप्लीट होना चाहिए, इसमें कोई भी गैप नहीं होनी चाहिए। इस केस में ये कंप्लीट है तो बल्ब ग्लो करेगी, इस केस में ये इनकम्प्लीट है, ये जगह खाली है, तो यहां पर ये बल्ब ग्लो नहीं करेगी। तो इलेक्ट्रिक सर्किट, अब आप एक बात बताइए, अगर मैं बैटरी के साथ बल्ब को लगा दूं तो थोड़ी देर के बाद इस बैटरी का केमिकल खत्म हो जाएगा, है ना, और बल्ब क्या होगी भाई, बल्ब क्या होगी, बल्ब अपने आप बुझ जाएगी, है ना, बल्ब अपने आप क्या होगी, वो बल्ब अपने आप बुझ जाएगी। आपने इसको लगा के छोड़ दिया, हो सकता है उस समय आपको प्रकाश की जरूरत ना हो, फिर भी आपने इसको लगाकर छोड़ दिया, है ना, तो कोई मतलब नहीं है, आप इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। एक्चुअली जब आपको जरूरत नहीं है फिर भी ये जल रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप वेस्ट कर रहे हैं, ऊर्जा की बर्बादी कर रहे हैं। तो इसीलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बनाई गई है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक स्विच, यानी विद्युत स्विच, है ना। आप देखते हैं अपने घरों में जब हम स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब जल जाता है, यानी कि स्विच के ऑन करते ही सर्किट कंप्लीट हो जाता है और बल्ब जल जाता है। आपको लाइट नहीं चाहिए, आपने स्विच ऑफ कर दी, स्विच ऑफ किया, स्विच के ऑफ करते ही सर्किट ब्रेक हो जाता है। ठीक है, सर्किट ब्रेक हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, ये स्विच है, ये जो आपको, ये इलेक्ट्रिक सर्किट का एक डायग्राम है, ये बैटरी है, ये बल्ब है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी इलेक्ट्रिक ये है, सर्किट है। हम हायर क्लासेस में जाएंगे तो रेजिस्टर, कैपेसिटर, ये सारी चीजें पढ़ेंगे जब हम हायर क्लासेस की एनसीईआरटी पढ़ेंगे। अभी के लिए 600 की एनसीईआरटी आपको एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट, एक बहुत ही सरल विद्युत परिपथ बना के देती है। इसमें कि एक बैटरी है, एक बल्ब है और एक स्विच है, ठीक है। क्या है यहाँ पे स्विच बंद है, यहाँ पे स्विच क्या है, ठीक है, स्विच क्या है यहाँ पे, ये सर्किट कंप्लीट है। ठीक है, स्विच ऑन है, ये सर्किट क्या है, सर्किट कंप्लीट है, तो ये बल्ब जल जाएगा। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा साइन से, हमेशा याद रखिएगा। एक सेकेंड बना के बता दूं, अगर स्विच इस तरह से बनी हुई है, स्विच अगर आपकी इस तरह से बनी हुई है, मतलब स्विच क्या है भाई, स्विच यहां पर सर्किट इनकम्प्लीट है,
है ना। अगर स्विच इस तरह से बनी हुई है तो क्या है, सर्किट इनकम्प्लीट है, बल्ब नहीं जलेगी। अगर स्विच इस तरह से बनी हुई है तब इसका मतलब सर्किट कंप्लीट है ना। स्विच ऑन है, ये सर्किट पूरी तरह से कंप्लीट है, बल्ब जल जाएगी। अगर ये स्विच ऐसे बनी है इसका मतलब है कि ये स्विच क्या है, ये स्विच ऑफ है, ये सर्किट इनकम्प्लीट है। ठीक है, सो सर्किट कंप्लीट और इनकम्प्लीट लिख लो इसको। ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये साइन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि सर्किट कंप्लीट है, यानी विद्युत का जो परिपथ है वो पूरी तरह से संपन्न है। यहां पर सर्किट इनकम्प्लीट है, यहां पर सर्किट क्या है, सर्किट इनकम्प्लीट। यहां पे आप देख पा रहे हैं सर्किट कंप्लीट है इसलिए बल्ब जल रहा है। यहां पे सर्किट टूटा हुआ है तो बल्ब बुझी हुई है। यहां पे बल्ब नहीं जल रही, बल्ब बुझी हुई। ठीक है, चलिए ये स्विच की इंपॉर्टेंस है। चलो, चैप्टर के लास्ट में उन्होंने आपको सुचालक और कुचालक के बारे दे रखा है। कौन से विद्युत के सुचालक हैं, कौन से विद्युत के कुचालक हैं, जिनको आप इंग्लिश में कंडक्टर कहते हैं और हिंदी में इंसुलेटर कहते हैं। ठीक है, यानी कुचालक, विद्युत के कुचालक, ये सु होगा, सॉरी, कंडक्टर सुचालक है और इंसुलेटर क्या होता है, कुचालक। आमतौर पे जितने भी मेटल्स होते हैं, आमतौर पर जितने भी मेटल्स होते हैं यानी कि धातु होते हैं, वो क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होते हैं, यानी वो अपने से इलेक्ट्रिसिटी का पैसेज अलाउ करते हैं, उनके द्वारा विद्युत का चालन हो पाता है, इसीलिए वो विद्युत के सुचालक हैं। आमतौर पे जो भी मेटल्स होते हैं यानी कि धातु होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स यानी कि जो अधातु होते हैं, वो अधातु क्या होते हैं, तो अधातु कुचालक होते हैं। ठीक है, अधातु क्या है, ये कुचालक है। ठीक है, तो जितने भी आपके मेटल्स हैं, सोना है, चांदी है, ठीक है, ये सब गुड कंडक्टर्स होंगे यानी सुचालक होंगे। जबकि प्लास्टिक ले लीजिए, रबर ले लीजिए, ग्लास ले लीजिए, ये सारे क्या हैं, ये कुचालक हैं। तभी मैंने आपको जब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक वायर जो घरों में यूज होती है, विद्युत की जो वायर होती है वो किसकी बनी होती है, मेटल्स की बनी होती है, क्योंकि मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के सुचालक हैं। जबकि उनके ऊपर जो कवरिंग दे रखी होती है, या आपके स्विच के ऊपर जो कवरिंग दे रखी होती है वो किसकी होती है, वो प्लास्टिक की होती है ना, ताकि आपको, आप जब स्विच को हाथ लगाते हैं तो हाथ लगाते ही आपको करंट ना लग जाए, है ना, हाथ लगाते ही आपको करंट ना लग जाए। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रिक इंसुलेटर। ठीक, तो फाइनली इसके साथ आपके फिजिक्स के 600 के 3 चैप्टर्स खत्म हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास में यानी कल की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको, मैग्नेटिज्म को, है ना, फन विथ मैग्नेट्स। ये 600 के फिजिक्स का आखिरी चैप्टर है। ठीक है, 600 के फिजिक्स का ये आखिरी चैप्टर है जिसको कल हम फिनिश करेंगे और फिर 7th स्टैंडर्ड की फिजिक्स की एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे। 7th स्टैंडर्ड की फिजिक्स की एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे। आपने देख के समझ गए होंगे कि कितनी बेसिक सी चीजें रखी हैं इसमें से, आप सबको सारी चीजें पता होंगी बखूबी तरह से, है ना, बखूबी तरह से। तो हमको बस चीजों को समझते चलना है। 8th ऑनवर्ड्स, 8th 9th एंड 10th इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो होते हैं 8th 9th एंड 10th में सारे आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो होंगे वो कवर किए जाए। ठीक है, ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।